यूएस ने दशकों तक खुद को ग्लोबल स्टेबिलिटी का सबसे बड़ा गार्जियन बताया। हर बड़े कॉन्फ्लिक्ट में उसकी पोजीशनिंग यही रही कि वह रूल्स बेस्ड ऑर्डर को बचाने वाला एकमात्र देश है। दूसरे देशों को तो हम डेमोक्रेसी एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन जब आज वेस्ट एशिया क्राइसिस को ध्यान से देखा जाता है तो एक गहरा कॉन्ट्रडिक्शन सामने आता है। आज ट्रंप और उनके साथी खुलेआम टीवी में चिल्लाते हैं कि हमको तो ईरान का ऑयल चाहिए। एक तरफ वही यूएस है और दूसरी तरफ रशिया है जो आज अमेरिका को डायरेक्ट एग्रेसर बता रहा है और ईरान को खुलेआम सपोर्ट कर रहा है। असली सवाल ये नहीं है कि कौन सही है कौन गलत। असली सवाल ये है कि ग्लोबल नैरेटिव को डिफाइन कौन कर रहा है और कौन उस नैरेटिव को चुनौती दे रहा है। और इस सब में इंडिया कहाँ खड़ा दिखाई देता है। दोस्तों, इंडिया में रशियन एम्बेसडर डेनिस एलिपोव ने आईएनएस को एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने यूएस को डायरेक्ट एग्रेसर डिक्लेयर किया है। रशिया का जो पूरा मैसेज इस सिचुएशन में निकल कर आता है वह सुपरफिशियली बहुत सिंपल सा लगता है, लेकिन उसके स्ट्रैटेजिक इम्प्लीकेशंस काफ़ी गहरे हैं। रशिया का कहना है कि इस पूरे क्राइसिस यानी कि ईरान क्राइसिस की शुरुआत यूएस और उसके एलाइज के एक्शन से हुई। उसके अनुसार ईरान जो कर रहा है वह एक डायरेक्ट रिस्पॉन्स है, जो रिएक्शन है उस प्रेशर और अटैक के खिलाफ जो इजराइल और अमेरिका ने उसके खिलाफ किया। साथ ही रशिया बार बार यह हाईलाइट कर रहा है कि इंडिया अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी फॉलो कर रहा है और दुनिया अब धीरे धीरे एक मल्टीपोलर स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ रही है। ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक बयान नहीं है बल्कि एक केयरफुली कंस्ट्रक्टेड जियोपॉलिटिकल नैरेटिव है जिसमें रशिया खुद को वेस्ट के ऑल्टरनेटिव के रूप में स्टैब्लिश करना चाहता है, जिसकी कोशिश वह वर्षों से करता आ रहा है। अगर यूएस के रोल को इस लेंस से देखा जाए तो रशिया का फ्रेमिंग काफ़ी क्लियर है। वह यूएस को स्टेबलाइजर के बजाय डिसरप्टर के रूप में प्रोजेक्ट करता है। जब कोई कंट्री पहले मिलिट्री एक्शन लेती है, फिर उसी कॉन्फ्लिक्ट में मीडिएशन और डिप्लोमेसी की बात करती है और साथ ही दूसरे देशों पर इकोनॉमिक प्रेशर डालती है, तो उसकी क्रेडिबिलिटी नेचुरली क्वेश्चन तो होगी ही। ट्रंप के एक्शंस के चलते वैसे भी यूएस की क्रेडिबिलिटी काफ़ी कम हुई है। वेनेजुएला में रजीम चेंज, ग्रीनलैंड को कब्जाने की धमकी, अलायंस पार्टनर्स का पब्लिकली मखौल उड़ाना, ऐसा लगता है कि ट्रंप के अंडर यूएस सबसे बड़ा बुली है। रशिया इसी नैरेटिव को बार बार सामने ला रहा है। ये सिर्फ क्रिटिसिज्म नहीं बल्कि एक तरह का नैरेटिव वॉरफेयर है जिसमें बैटलफील्ड सिर्फ ज़मीन पर नहीं बल्कि परसेप्शन और ओपिनियन के स्तर पर भी होता है। ईरान को लेकर भी नैरेटिव में एक नोटिसेबल शिफ्ट दिखाई दिया है। वेस्टर्न डिस्कोर्स में अक्सर ईरान को एक थ्रेट के रूप में दिखाया जाता है। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ऑन एयर कहते हैं कि ईरान को हटाने का ये सबसे बढ़िया मौका था, लेकिन रशिया उसे एक ऐसे देश के रूप में प्रेजेंट कर रहा है जो अपनी सोवरेनिटी की रक्षा कर रहा है। अकॉर्डिंग टू मॉस्को, ईरान ने अटैक्स को रिपेल किया है और इंटरनली अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट किया है। इसका मतलब ये बताया जा रहा है कि ईरान कमज़ोर नहीं हो रहा बल्कि प्रेशर के बावजूद और मजबूत हो रहा है। इस फ्रेमिंग में ईरान विक्टिम नहीं बल्कि एंटी यूएस रेजिस्टेंस का प्रतीक बन जाता है। और जब किसी कंट्री को इस तरह फ्रेम किया जाता है तो ग्लोबल ऑडियंस का परसेप्शन भी उसी डायरेक्शन में शेप होने लगता है। इसका एक नतीजा ये भी है कि नेटो देशों ने ईरान वॉर में यूएस को सपोर्ट नहीं किया है। यूरोप के लोग भी इस जंग के खिलाफ दिखते हैं, वहीं ट्रंप के उनके देशों पर कमेंट्स भी वे अभी तक भूल नहीं पाए हैं। इस पूरे सिनेरियो में इंडिया की पोजीशनिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बन जाती है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? इंडिया ना तो ओपनली किसी कैंप में खड़ा दिखाई देता है और ना ही किसी एक्सटर्नल प्रेशर के सामने झुकता हुआ नजर आ रहा है। रशिया के साथ ऑयल ट्रेड जारी रहना, यूएस प्रेशर के बावजूद स्ट्रेटेजिक डिसीजंस को मेंटेन करना और साथ ही सेंसिटिव रीजन्स जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट बनाए रखना, ये सब एक क्लियर सिग्नल देता है कि इंडिया अपने टर्म्स पर डिसीजंस ले रहा है। ये अप्रोच ट्रेडिशनल अलायंस पॉलिटिक्स से बिल्कुल अलग है। इसे स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कहा जा सकता है, जहां देश अपने नेशनल इंटरेस्ट को सबसे ऊपर रखता है बिना किसी ब्लॉक पॉलिटिक्स में शामिल हुए। और अगर इस पूरी सिचुएशन को एक बड़े पर्सपेक्टिव में देखें तो ये सिर्फ एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट की कहानी नहीं है दोस्तों, ये एक बड़े ग्लोबल ट्रांजिशन का हिस्सा है। कोल्ड वॉर के बाद जो यूनिपोलर वर्ल्ड बना था, जहां यूएस एक डोमिनेंट पावर के रूप में उभरा था, वह स्ट्रक्चर अब धीरे धीरे चैलेंज हो रहा है। रशिया, चाइना और ग्लोबल साउथ के कई देश मिलकर एक ऑल्टरनेटिव पावर स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। डॉलर डोमिनेंस पर आज सवाल उठ रहे हैं, सैंक्शंस की लेजिटिमेसी को चैलेंज किया जा रहा है, नए इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स उभर रहे हैं। ये सब मिलकर एक मल्टीपोलर वर्ल्ड की फाउंडेशन तैयार कर रहे हैं। लेकिन इस पूरी कहानी में एक और लेयर है जो तुरंत किसी को नज़र नहीं आती।
रशिया जो कुछ कह रहा है वह सिर्फ प्रिंसिपल्स या मोरालिटी की बात नहीं है, इसके पीछे क्लियर स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशन भी है। रशिया चाहता है कि वह ग्लोबल डिस्कोर्स को इन्फ्लुएंस करे, वेस्ट की मॉरल अथॉरिटी को वीकन करे, इंडिया जैसे देशों को अपने नैरेटिव के करीब लाए। ये एक सॉफ्ट पावर स्ट्रैटेजी है जहां वर्ड, स्टेटमेंट्स और डिप्लोमेटिक मैसेजिंग एक बड़े जियोपॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव को सर्व करती हैं। इसलिए ये समझना जरूरी है कि हर स्टेटमेंट सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं होता, बल्कि एक इंटेंशन भी कैरी करता है। रशियन एम्बेसडर ने अपने इंटरव्यू में इंडिया की स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर डिप्लोमेसी की काफ़ी तारीफ की। साथ ही ये भी बताया कि दोनों देशों के ऑयल पार्टनरशिप मजबूत हुई है, मतलब इंडिया रशिया से ऑयल ले रहा है बिना वेस्टर्न प्रेशर की चिंता किए। इंडिया आज अपनी डिप्लोमेसी और डिसीजंस में इंडिपेंडेंट है और रशिया भी यही चाहता है, क्योंकि फिलहाल दोनों देशों के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट अलाइंड है। अंत में सवाल फिर वही आ जाता है कि इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को किस लेंस से देखा जाए। अगर रशिया की बात को सही माना जाए तो दुनिया एक ऐसे फेज में प्रवेश कर रही है जहां पावर डिवाइड होगी और वेस्ट का डोमिनेंस धीरे धीरे कम होगा। लेकिन अगर यूएस की पोजीशनिंग को सही माना जाए तो उसके एक्शंस को एक लार्जर स्टेबिलिटी फ्रेमवर्क के हिस्से के रूप में देखा जाएगा और उससे भी ऊपर वह अपनी सुपीरियॉरिटी बरकरार रखना चाहता है। एक चीज़ तो बिल्कुल स्पष्ट है, ग्लोबल ऑर्डर स्टैटिक नहीं है, ये लगातार बदल रहा है और इस बदलते हुए ग्लोबल ऑर्डर में इंडिया जैसे देशों की भूमिका निर्णायक बनने वाली है। इंडिया का हर स्ट्रेटेजिक डिसीजन, चाहे वह एनर्जी सिक्योरिटी से जुड़ा हो, डिप्लोमेसी से या डिफेंस पॉलिसी से, आने वाले समय में ग्लोबल पावर बैलेंस को प्रभावित करेगा। यही कारण है कि आज इंडिया सिर्फ एक रीजनल पावर नहीं है, बल्कि एक इमर्जिंग ग्लोबल एक्टर के रूप में देखा जा रहा है। आप खुद देखिए, आज पूरी दुनिया में हर चीज़ के दाम बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे एक हर जगह सप्लाई क्राइसिस सामने आ रही है। लेकिन अगर इंडिया से आप रिलेटिवली से कंपेयर करेंगे तो हमारे यहाँ संकट अभी मामूली सा लगता है। तो इस ग्लोबल क्राइसिस में पूरी दुनिया देख रही है कि कैसे इंडिया इकोनॉमिक पावर हाउस है जिसे इग्नोर बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। दुनिया बदल रही है, नैरेटिव्स बदल रहे हैं और इस बदलाव के बीच जो देश अपने इंटरेस्ट को सबसे स्पष्ट और मजबूती से डिफाइन करेगा, वही आने वाले समय में ग्लोबल स्टेज पर सबसे मजबूत स्थिति में खड़ा होगा। आपका क्या विचार है? कमेंट में ज़रूर लिखिए।